ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्क क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की एनर्जी होती हैं, वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या है, वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, कांस्टेंट फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम पावर। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। ठीक है, वर्क क्या है बेटा? सबसे पहली बात, वर्क क्या होता है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अगर कभी एनर्जी सप्लाई हुई किसी बॉडी पे या किसी बॉडी ने एनर्जी गेन करी तो हम बोलेंगे वर्क डन हो रहा है बॉडी पे। क्या बोलेंगे? वर्क इज डन ऑन बॉडी। वर्क इज डन ऑन बॉडी या बाय बॉडी, वो कुछ भी बोलेंगे हम। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कब सप्लाई करी, कब गेन करी एनर्जी। ठीक है, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा ही आप पढ़ते आए हैं और अभी भी आप यही बोलेंगे। ठीक है, अब वर्क कब हो रहा होता है बॉडी पे? वर्क कब हो रहा होता है बॉडी पे? वर्क हो रहा होता है व्हेन अ फोर्स, ये लिख रहा हूं मैं, वर्क डन बाय फोर्स। कोई भी फोर्स वर्क डन कब करता है? कोई भी फोर्स वर्क कब कर सकता है? क्या कंडीशन है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स on a body in direction of force, in direction of force। ठीक है, और वर्क डिफाइन भी इस तरीके से ही, वर्क डिफाइन भी इस तरीके से ही है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अभी समझाऊंगा क्या हो रहा है। इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यूनिट क्या है वर्क की? क्योंकि एनर्जी का ही एक फॉर्म है, यूनिट है इसकी जूल, क्योंकि एनर्जी की जूल होती है, एनर्जी की जूल होती है। अच्छा, और जूल क्या है? ये न्यूटन डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और डायमेंशन क्या है? न्यूटन फोर्स mL_T-2 इंटू मीटर L, तो बन जाएगी mL/T-2। ठीक है ना, m हो गया मास, L हो गई लेंथ, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, सॉरी मास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, और L क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट? जूल। दिस इज व्हाट बेटा? जूल। ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। क्या होती है? अर्ग। अब क्या आता है बेटा यहाँ पर? न्यूटन, ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, और अर्ग होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जूल और अर्ग में देख लेते हैं रिलेशन क्या है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो जूल है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है जूल, 1 जूल। ठीक है, अब 1 kg में कितने ग्राम? 10⁻3। मीटर में सेंटीमीटर कितने? 10⁻2। ठीक है, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ये 1 जूल के बराबर आ गया। बोलो, अब 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 क्या बन गया? 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हो आप? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, किलोवाट आवर भी होता है बेटा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर भी होती है यूनिट। ठीक है ना, यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की।
ठीक है ना। और किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना आपको मैं पावर में सिखा दूंगा आगे, वैसे कुछ भी नहीं है, किलोवाट आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट है ना, यहाँ पे पावर यूज़ हो रही है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है बताऊंगा मैं आपको आगे जाके, ठीक है। सही है इतना। अब समझो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। मान लो कि कोई बॉडी है, ये ब्लॉक है मान लो, ध्यान से देखो, ठीक है। इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया F, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया F, ठीक है, पक्की बात है। और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस पॉइंट पे बॉडी के फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो वर्क कैसे डिफाइन है, अगर ये फोर्स इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट करा पाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट करा दिया S, ठीक है, ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पहुंच गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ किसके द्वारा हुआ, इस फोर्स के द्वारा हुआ। तो इस फोर्स ने इस बॉडी पे वर्क किया और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन को, फोर्स की वही डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है, वही डायरेक्शन है। तो वर्क कैसे डिफाइंड है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा वर्क का, यहाँ पर आंसर आ जाएगा वर्क का Fs, क्या आ जाएगा Fs। समझ में आई मेरी बात। अब अगर मान लो एंगल पे लगेगा, अब मान लो कि एंगल पे फोर्स लग रहा है, तब क्या करोगे, देखो ध्यान से। अगर एंगल पे फोर्स लग रहा है तो क्या करोगे, उसी को भी देख सकते हैं, देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है ये, खास बात क्या है, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट, फिक्स है। वेरिएबल होगा तो क्या होगा ये बताऊंगा। ये फोर्स क्या ले रहा हूँ मैं फिलहाल, कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल पे ले लूँ कांस्टेंट फोर्स को, तो जैसे मान लो ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, और ये फोर्स लगाया गया ऐसे F, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे S, और ये एंगल कितना है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर क्या आएगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, ठीक है। ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, F sin थीटा। मुझे ये बताओ कि अगर इस बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, F sin थीटा या F cos थीटा। आप बोलोगे F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगी। F sin थीटा ऊपर की तरफ लेके जाएगा ना, और बॉडी ऊपर नहीं जा रही, नीचे लग रहा है mg, दबाया n से तो ऊपर लग रहा है n, हाँ, तो n प्लस F sin थीटा तो बैलेंस हो गया, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे नहीं चल रही। किससे बैलेंस हो गया, वेट से। n प्लस F sin थीटा वेट से बैलेंस हो गया। लेकिन F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो वर्क क्या होगा, वर्क होता है फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कौन सा फोर्स, F cos थीटा के F sin थीटा, F cos थीटा इनटू व्हाट, S। तो इसको लिख सकते हो आप वर्क को F S cos थीटा। वर्क में आपको एक बात बताना चाहूँगा, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर होती है, एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है। और फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है, तो कैसा, डॉट प्रोडक्ट, F डॉट S, ठीक है ना। और थीटा इज एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर, ठीक है बेटा, पक्की बात है। अगर मैं बोलूँ कि यहीं पर ही वर्क डन बाय फोर्स आ गया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया बताओ। वेट लग रहा है नीचे, ग्रेविटी का वेट कहाँ है, नीचे, तो mg फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। लेकिन वेट और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 0। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, 0 वर्क किया, ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया। अगर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स देखूं तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो क्या है, नॉर्मल फोर्स n, नॉर्मल फोर्स क्या है n, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है s, और एंगल कितना है फिर से 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या हो गया, 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होता है, 0। सही बात है, बोलो। तो वर्क हमेशा तभी होगा जब फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
ऑफ फोर्स की डायरेक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी पैरेलल लगेगा, उसी की डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आई मेरी बात? ये था कांस्टेंट फोर्स। क्या था ये? कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क भी होता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होता है आप ध्यान से समझो। cos थीटा आप यहाँ से समझ रहे हो, cos थीटा, ठीक है ना। थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एस, है ना। तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ। अब इस बात को समझ लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब होगा और कैसे होगा, ठीक है। इस बात को समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क समझा रहा हूँ आपको मैं। देखो ध्यान से, है ना। मान लो कि ये है बॉडी, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका m मास है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस एक तो फोर्स लग गया ऐसे F1, एक फोर्स लग गया ऐसे F2, एक फोर्स लग गया ऐसे F3 और एक फोर्स लग गया ऐसे F4। 4 फोर्स लग गए इसमें, है ना। ये आ गया अल्फा एंगल और ये आ गया बीटा एंगल। 4 फोर्स लग गए। इधर फोर्स F1, इधर फोर्स F2, ऊपर F4, इधर F3। वेट और नॉर्मल भी लग रहे हैं, वो भी छोड़ो, ठीक है ना, वो तो लगे रहे हैं। अब इस बॉडी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मेरे को वर्क डन लिखना है चारों की वजह से। देखो ध्यान से, वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F3, वर्क डन बाय F4। चलो सही है। वर्क का फॉर्मूला में भी क्या पढ़ा आपने? Fs cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखो F1 और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री, तो आ जाएगा F1s। cos 0 डिग्री 1 होता है ना, लिख लो चाहे, cos 0 डिग्री होता है 1, तो आ जाएगा F1s। वर्क डन बाय F2, F2 देखो, F2 इधर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अरे बोलो, तो क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट करा रहा है या डिस्प्लेसमेंट को होने से रोकने की कोशिश कर रहा है? बोलो, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट को होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई? रिटार्ड कर रहा है ये फोर्स। तो क्या आएगा इसका वर्क डन? F2 और S और cos 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है ना, तो डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर है, और 180 डिग्री क्या होता है? माइनस। तो नेगेटिव वर्क का मतलब समझ में आया? नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट करा ना रहा हो, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उस फोर्स की वजह से ना हो रही हो, ठीक है ना। बोलो, जैसे अपोजिट, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स इधर लग रहा है। अब आप परेशान हो रहे हो, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स उधर लग रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो भाई नेट फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कराता है। एक बात याद रखना, नेट फोर्स, इसका जो इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट कराएगा। अगर वो ही डिस्प्लेसमेंट कराएगा, अगर ये बॉडी इधर जा रही है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अरे बोलो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन होगा। हो सकता है इंडिपेंडेंट फोर्स अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट फोर्स तो एक ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इंडिपेंडेंट फोर्स का सबका वर्क देखूं तो अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। बोलो, तो वर्क डन बाय F3 क्या है? देखो F3, देखो F3 और S। अब देखो F3 कैसा है? F3 है ऐसा, और S कैसा है? डिस्प्लेसमेंट है ऐसा, और ये एंगल है बीटा, तो ये कितना होगा? 180 माइनस बीटा। बोलो, समझ में आई? F3 ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना है? 180 माइनस बीटा। तो लगा दो F3 S cos 180 माइनस बीटा। cos 180 माइनस बीटा माइनस cos बीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस F3 S cos बीटा आएगा, 3S cos बीटा आएगा। समझे? वर्क डन बाय F4 बात करूं, देखो F4 इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल क्या है ये? थीटा, अल्फा सॉरी। तो कितना आएगा? F4 S cos अल्फा आएगा। आंसर बस यही आएगा। ये है पॉजिटिव वर्क, ये है नेगेटिव वर्क, ये है नेगेटिव वर्क और ये है पॉजिटिव वर्क। समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? थीटा पे बेसिकली डिपेंड करता है। थीटा फर्स्ट
क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी फोर्स होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब भी एंगल क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है ना। 90 से 180 तक, 90 डिग्री से हल्का सा बड़ा, 90 डिग्री में तो जीरो ही हो रहा है। अब 90 से 1 डिग्री इंक्लूड करोगे आप, तब तक वर्क क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। और 0 से 90 तक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 इंक्लूड करोगे, ठीक है ना। सही बात है। आप पूछ सकते हो कि सर बड़ा एंगल भी तो हो सकता है, तो फिर मैं वो उसका मतलब ही नहीं रह गया। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रही है मान लो इधर, ठीक है ना। तो आप ये वाला एंगल ना चूज करो ना, ये वाला एंगल चूज करोगे। आप एंगल कौन सा चूज करोगे, जिसमें थीटा क्या होगा, 0 से 1 डिग्री के बीच में होगा। समझ में आई। अब ये तो 1 डिग्री से बड़ा है ना, और ये क्या है, छोटा है, तो कौन सा चूज करोगे, ये चूज नहीं करोगे, ये वाला चूज करोगे। समझे, बोलो, सही है ना एकदम। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।